एक लड़की यूपीएससी तैयारी कर रही थी। उसका मकसद था कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद ओआईएस ऑफिसर बने और अपनी सपने को पूरा करें। उसकी हमेशा कोशिश यही रहती थी कि वो ऐसे लोगों से मिले जो उसे सही मार्गदर्शक दे सकें, उसे सही से समय पर सही गाइडेंस दे सकें। इसके लिए वो तलाश में जुट जाया करती थी। उसकी मुलाकात होती है उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी होते हैं उनके प्यारे साहिब से। जब मुलाकात हो रही थी तो दोनों की उम्र में दोगुनी से भी ज्यादा अंतर था। तभी लड़की को देखकर कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। तभी कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुम मुझसे सीधे मदद मांग सकती हो, और जो भी मदद मैं कर सकता हूँ पूरा पूरा प्रयास करूंगा। ठीक वैसे ही चल रहा था, लेकिन उस लड़की की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि वहीं से उसकी जिंदगी फिर से जो ट्रैक था, लक्ष्य था, वो पूरी तरह से बदल जाता है और दूसरे रास्ते पे चली जाती है। और उस लड़की का लगातार बलात्कार पे बलात्कार होता चला जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो गर्भवती भी हो जाती है और फिर वो अपने ही ऊपर हुए जुल्म के दर दर भटकती है ताकि उसे इंसाफ मिल सके। शायद भविष्य में कभी वो आईएएस ऑफिसर बन न पाए, लेकिन जो उसके साथ हुआ है वो वाकई बहुत भयानक होता है, वो गलत होता है। आगे उसकी जांच ईमानदारी से होगी भी या नहीं होगी, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। आज की कहानी उस लड़की की है और साथ ही उससे मिलने वाले एक ऐसे ऑफिसर जिसने कई साल तक उसका शोषण किया। आज की कहानी इसी विषय पर है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से। बात कर रहा हूँ साल 2019 की। एक ऑफिसर उस लड़की को फोन करता है और बात करता है। स्नैपचैट के माध्यम से ज्यादातर उनकी बातें होती थी। उन्होंने कहा कि तुम प्रयागराज में आकर मिलो नैनी पर। दरअसल कुंभ का मेला चल रहा था, इस बहाने से तुम कुंभ भी घूम लेना और साथ ही तुम्हारी इसी से मुलाकात कराऊंगा और तुम भी जो कह रही है, जो भी सवाल है उनसे कर सकती हो। जो नैनी में टेंट बने हुए थे, जहाँ पर रुकने की पूरी व्यवस्था होती है, वहीं पर उस लड़की को रुकने का व्यवस्था की गई थी और रुकने का पूरा इंतजाम किया गया था। लेकिन सेफ्टी को देखते हुए उस ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें उस होटल में जाना चाहिए। होटल में पूरे भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। जैसे ही वो लड़की होटल में पहुंचती है तो वहां उसे इनो के एक प्रोफेसर से मुलाकात होती है। लड़की रिसर्च भी कर रही थी और रिसर्च के संबंध में जो भी जानकारी उस प्रोफेसर से ले रही थी, उस जानकारी के बारे में काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन होता है। उसके बाद खाना पीना खाया जाता है। खाना पीना खाने के बाद वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उस लड़की को बिल्कुल पूरी तरह से जानकारी थी कि इसी होटल के अंदर वो ऑफिसर भी रुका हुआ है, जिस ऑफिसर के माध्यम से इस प्रोफेसर से मुलाकात हुई है। अब कुछ वक्त बीतने के बाद लड़की कमरे में जाती है और कमरे में जब जाती है कुछ देर के बाद ऑफिसर पर वहां पर चला आता है। जब ऑफिसर आता है उन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। क्योंकि ये पहली बार बातचीत नहीं हो रही थी, इससे पहले भी कई बहुत ज्यादा बातचीत हुई है, लंबे समय से बातचीत हो रही थी। लेकिन एक ऐसा मौका था जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। तभी लड़की की वो नजदीक जाता है और नजदीक लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन उस अधिकारी के सामने, उसकी ताकत, उसकी पावर के सामने उस लड़की ज्यादा विरोध करने की स्थिति में थी नहीं और विरोध कर नहीं पाई। अगर मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो उस लड़की के साथ उस दिन बलात्कार होता है और बलात्कार के साथ साथ ही उस लड़की के कुछ गंदे तस्वीर वीडियो भी ले ली जाती है ताकि वो भविष्य में विरोध करने की कोशिश करे तो उन पिक्चरों के माध्यम से उसे डराया जा सके, उसे धमकाया जा सके। तब लड़की ने विरोध करने की कोशिश की तो उसे बताया गया कि तुम्हारे कुछ अश्लील वीडियो है, फोटो है, ऐसा कुछ विरोध करने की कोशिश की तो ये पिक्चर तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे परिवार वालों को, लोगों को भेज दिए जाएंगे, खामखा की बदनामी होगी, इसलिए चुपचाप रहो। और लड़की उस वक्त ज्यादा कुछ कहने की, बोलने की स्थिति में थी नहीं, क्योंकि उसके साथ जो हुआ था वाकई बहुत भयानक होता है। लेकिन ये पहली बार नहीं था। अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है। अब न केवल
उस होटल में, बल्कि जब भी दूसरे शहर में, दूसरे जगहों पर जहां भी मौका मिलता था वहां पर उसको बुलाया जाता था, और बुलाने के बाद उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य हो जाया करता था। दरअसल एक लड़की है जिसका नाम वैशाली है। ये नाम काल्पनिक है, और साल 2018 की ये बात है। उस लड़की की तलाश रहती थी कि कुछ ऐसे लोगों से, ऐसे ऑफिसरों से मिलने की, जो ऑफिसर उसको सही मार्गदर्शन दे सके और सही रास्ता दिखा सके। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि वो लड़की फेसबुक के माध्यम से अपना बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है, और पता चलता है कि जिस व्यक्ति से वो बातचीत कर रही है, उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी यानी कि सबसे बड़ी पुलिस के जो पोस्ट होती है उसके प्यारों के पद पर तैनात होते हैं। नाम होता है राहुल श्रीवास्तव, जो कि एडिशनल एसपी होते हैं। और उससे वो बातचीत करती है लड़की, और उस ऑफिसर की उम्र में भी दोगुना से ज्यादा का अंतर होता है, इसलिए वो हमेशा उसको बेटा कर ही बुलाया करता था, और हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारे पिता की तरह हूँ। इस तरह की बातें होती थी। अब यहाँ से इनकी पहली बार मुलाकात होती है, और मुलाकात के बाद फिर फोन का आदान प्रदान भी हो जाता है। और जब फोन का आदान प्रदान होता है तो अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे स्नैपचैट है या फिर किसी अन्य मैसेंजर के माध्यम से उनकी बातचीत भी हो जाया करती थी। और बातचीत होने पर भी एक दूसरे से कुछ थोड़ा नजदीकी आ जाते हैं। और कुंभ के मेले यानी कि साल 2019 में इस लड़की के साथ जब पहली बार बलात्कार होता है, रेप होता है, तो ये समझ नहीं पाती कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। अब ये कभी किसी होटल में लखनऊ के, कभी कहीं, एक बार बताया जाता है कि दोस्त के रूम पर भी उनको बुलाना शुरू कर दिया, कभी मामा के जो फ्लैट होता है वहां पर भी बुलाना शुरू कर दिया। यानी कि प्रत्येक सप्ताह अब आदत सी बन जाती है। लड़की उसका विरोध भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन साथ साथ लड़की को साथ करने के लिए उसे महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए जा रहे थे, महंगे महंगे ज्वेलरी भी दिए जा रहे थे, ताकि वो शांत भी रहे और किसी से कुछ कह नहीं सके। लड़की ने यूपीएससी के तैयारी करने के लिए पूरी ईमानदारी से लगी हुई थी। जब उस रास्ते से भटक जाती है, उसके साथ जो गलत हो रहा था वो किसी से कहने की स्थिति में होती नहीं है। हालांकि उसकी एक बार ऑफिसर की पत्नी से मुलाकात होती है, उसको पूरी कहानी बताती है, लेकिन ऑफिसर की पत्नी को यकीन नहीं हो रहा था कि क्योंकि उनके पति को जिस तरह से हरकत भी कर सकता है। और वक्त और आगे बढ़ जाता है। अप्रैल 2020 का ये बात है। लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, और लड़की ने तक कसम खाई थी वो हर हाल में पुलिस से शिकायत करेगी। लेकिन जब बात पुलिस तक आती है तभी वो ऑफिसर कहता है कि तुम किसी भी अधिकारी के पास जाओगी, किसी भी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो एफआईआर दर्ज कर ले। इसलिए जब लड़की ने बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, तब यहाँ पर जाकर उस ऑफिसर के दिमाग में कुछ अलग से लगने लगता है। कहीं ऐसा ना हो मामला हाईलाइट हो गया तो शायद उसकी जिंदगी तबाह हुई हो सकती है। इसलिए उसने लड़की को छल से अपने दोस्तों का सहारा लेने के बाद अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर जाकर ले जाता है। उसका कभी असली नाम का इस्तेमाल नहीं किया असल में, और इधर से कोशिश करके अपनी जो ताकत थी, पुलिसिया ताकत का इस्तेमाल करने के बाद उस लड़की का अबॉर्शन करा दिया जाता है। अब लड़की का अबॉर्शन हो जाता है। लड़की को और ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लग रहा था कि उसके साथ बिल्कुल ज्यादा ही छल होता है, और इसलिए उस लड़की ने अब नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है, जो कि गोमती नगर विस्तार थाना लगता है। वहां पर जाकर एसएचओ को पूरी कहानी बताती है। एसएचओ साफ इनकार कर देते हैं कि मैं इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें उच्च अधिकारियों से ही आदेश कराने होंगे। उच्च अधिकारियों आदेश करेंगे तो तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। इसलिए लड़की ने सीओ सर्किल, जो सर्किल ऑफिसर होते हैं, उनसे मुलाकात की, और सर्किल ऑफिसर ने भी इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। और फिर बाई पोस्ट भी जो उच्च अधिकारी होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डीजीपी हो, एडिशनल एसपी हो या एसएसपी, कई अधिकारियों को उसने पत्र लिखे, और पत्र लिखकर अपनी कहानी पूरी बताती हैं। बताया कि एक एसपी साहब हैं, उनके किस तरह से उनके साल 2019 से तो साल 2023 तक उनका शारीरिक शोषण किया है, और लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। और बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे सबूत इस लड़की के पास होते हैं,
लेकिन उसका एक ही मकसद था ताकि वो अपने ऊपर जो हुआ है अन्याय उस पर न्याय ले सके। और लेकिन उस लड़की के पिता को भी बार बार धमकाया जा रहा था और लड़की के पिता को भी डराया जा रहा था। शायद उन्हें पैसे का भी लालच दिया जा रहा था कि इस मामले को यहीं खत्म कर दो, बात खत्म करो और जो भी हुआ है उससे मिटाने की कोशिश करो। लेकिन लड़की का करियर तो पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर हो चुका था और लड़की ने हार नहीं मानी। इसके बावजूद वो डीजीपी से मुलाकात करने की कोशिश करती है, डीसीपी से भी मुलाकात करने की कोशिश करती है। महिला हेल्पलाइन यानी 1090 का भी सहारा लेती है। IGRAS जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा प्रोटोकॉल बनाया है जहां पर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उस शिकायत का आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने के बाद जो भी जांच में सही पाया जाता है आरोपी को उस हिसाब से सजा दिलाई जाती है। लेकिन IGRAS पर भी इस लड़की पर शायद मदद नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने ट्विटर के माध्यम से इस घटनाक्रम को वायरल करना शुरू कर दिया। और जब मामला वायरल होने लगता है, पूर्व डीजीपी विजय कुमार इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी इस ऑफिसर यानी एसपी के खिलाफ विभागीय जांच होती रहती है। लगभग 2 महीने तक विभागीय जांच चलती है और विभागीय जांच में कुछ ऐसा पाया जाता है कि लगता है कि जैसे कुछ न कुछ इस लड़की के साथ वाकई गलत हुआ है। जब चारों तरफ से प्रेशर बनने लगता है पुलिस पर, इस मामले को फिर मीडिया भी बड़ी प्रमुखता से उठाती है। कई वेबसाइट ऐसे अखबार होते हैं जो लगातार प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं और प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद 6 जनवरी 2024 को गोमती विस्तार थाने में मुकदमा अपराध संख्या आईपीसी की धारा 376, 506, 313 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दरअसल 376 धारा बताती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, 506 यानी कि उसके साथ लड़की को लगातार धमकियां दी गई थी, 313 यानी कि महिला की बिना सहमति के उसका आभूषण कराया गया था। इसमें न केवल उस अधिकारी को उसमें मुख्य आरोपी बनाया गया बल्कि उसकी पत्नी जो होती है उनको उनके खिलाफ भी नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और साथ ही उनके दोस्त होते हैं सतीश, विक्रम, सिद्धार्थ, सौरभ, इन लोगों के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। लड़की ने फिर मीडिया पर आकर कहा कि जो व्यक्ति बड़ी पोस्ट पर बड़े पद पर हैं, बाद में पता चलता है कि एटीएस में एडिशनल एसपी होते हैं, तो उनके खिलाफ कोई क्या कार्रवाई करेगा। एक उनसे जो बहुत छोटा अधिकारी है इस मामले की अगर जांच करेगा तो कैसे इस मामले को ईमानदारी से जांच कर सकता है। लेकिन ये भी आपको बताते चले, जब इंस्पेक्टर से के नीचे से किसी अधिकारी के बाद कोई मामला होता है तो ऐसे एसएसपी भी कार्रवाई कर सकते हैं और सस्पेंड कर सकते हैं। जो भी विभागीय कार्रवाई होती है कर सकते हैं। लेकिन बात जब सर्किल ऑफिसर के ऊपर से जाती है तो ऐसे स्थिति में एसएसपी भी हाथ में पावर नहीं होती है और सीधा मुख्यालय से मतलब लखनऊ स्तर से ही कोई न कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए पहले जांच होती है। जांच होने के बाद इसमें फिर 12 फरवरी 2024 को उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। जब ये खबर अखबारों के माध्यम से प्रकाशित होती है तब कहीं न कहीं इस अधिकारी पर दबाव पड़ने लगता है और मीडिया कर्मियों ने जब इनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने फंसाया गया है। उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कूट रचित डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग किया गया है। उधर लड़की का कहना है कि बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट सही है और बल्कि इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद कई जगह तो नाम बदल दिए गए हैं और डॉक्यूमेंट्स बदल दिए गए हैं। उस लड़की को साफ साफ कहा है कि उसको महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते थे और महंगे महंगे उसको ज्वेलरी दिए जाते थे और जब उसकी बिल कटते थे कहीं न कहीं उसका अधिकारी का ही ईमेल आईडी का प्रयोग किया जाता था। इसलिए उसके पास काफी कुछ सबूत है। इसलिए पुलिस ईमानदारी से जांच करे तो सच का सच और झूठ का झूठ है बताया जा रहा है, सब कुछ सामने आ जाएगा। जो इनकी पत्नी होती है एडिशनल एसपी की, वो कहते हैं कि इस लड़की से उनको परिवार वालों को उनके बच्चों को खतरा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर उनके बच्चों के ऊपर एडिशनल ऑफिसर के जो पत्नी है उन्हें भी पूरा भरोसा है कि उनके पति पूरे ईमानदार हैं, उनको फंसाया जा रहा है। हम भी नहीं कहते कि कौन सच है कौन झूठा है। पुलिस को इस मामले को पूरी ईमानदारी से जांच करनी चाहिए
और जो भी इसमें सच है, जो भी झूठ है, उसे क्लियर करने के बाद ये बताना चाहिए, ये जताना चाहिए कि किसी की जिंदगी के से ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यदि लड़की खिलवाड़ कर रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि वो ऑफिसर खिलवाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दिखवाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।